Students, I welcome you all once again to this channel Prabhavi Education Hub. And in this video again we are going to continue one more important book, that is Tamil Nadu history. तमिलनाडु की हिस्ट्री में कवर करूंगा, जो कि क्लास 11th की है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर बात करें एंशिएंट हिस्ट्री या फिर ओवरऑल अगर हिस्ट्री की बात करें, और उसमें भी अगर एंशिएंट हिस्ट्री की, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये रिसोर्स हो जाता है। मैंने जैसे कि अभी जस्ट कंप्लीट किया 6th स्टैंडर्ड का आवर पास्ट जो बुक है, आवर पास्ट 1 जो बुक है मैंने कवर कर दिया है। उसके सारे 11 चैप्टर जो हैं अपलोडेड हैं, एंड पीडीएफ भी मैंने अब दे दूंगा, मैं प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। उसका आपको चेक कर लेना, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। एंड एक सिस्टमेटिक तरीके से तैयारी में करवा रहा हूँ। यूपीएससी की अगर आप तैयारी करते हो या फिर किसी भी स्टेट के सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हो, तो यहाँ पे ये क्लासेस आपको बहुत ही ज़्यादा हैंडी होंगे। एंड मैं थॉरो पूरा सिलेबस कवर करने वाला हूँ, पूरा ही सिलेबस आपका कवर होगा, जिससे आपका एक भी एस्पेक्ट छूटे ना और आपकी तैयारी बहुत ही स्ट्रांगली हो जाए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, दिस इज इम्पॉर्टेंट। तभी मेरी नोटिफिकेशन आपको, जो भी मैं लेटेस्ट वीडियोस बनाता हूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। इस चैप्टर में हम लोग लेसन 1 पढ़ेंगे, लेसन 1, ठीक है, जो कि है इंडिया ज्योग्राफिकल फीचर्स एंड देयर इम्पैक्ट ऑन द हिस्ट्री। देखिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप क्रोनोलॉजी के साथ साथ जियोग्राफी भी पढ़ें, बिकॉज इन दोनों चीज़ों का काफ़ी ज़्यादा महत्व रहा है। अगर बात करें हमारे हिस्ट्री पे, तो हमारे हिस्ट्री पे काफ़ी ज़्यादा महत्व रहा है। इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, मैं आपको कुछ और भी बातें बता देना चाहता हूं, जैसे कि इसमें आप क्या क्या पढ़ेंगे। तो इसमें आप ये सब पिक्चर्स देखिए, पिक्चर्स के थ्रू मैं आपको समझाऊंगा। जैसे ये वाला आपको काराकोरम हाईवे के बारे में है, ये सब आपको जैसे मैं लाइन बाय लाइन पढ़ाऊंगा तो ये पिक्चर पे भी एक्सप्लेन किया जाएगा। सेंट्रल एशिया एंड इंडिया, दिस इज स्वैट वैली। माना जाता है कि ये एक ऐसी वैली थी जिसके थ्रू सिकंदर या फिर अलेक्जेंडर जो कहते हैं, अलेक्जेंडर जो कि मकदूनिया का शासक था, वो इसी चौड़े वैली के साथ साथ भारत पे आक्रमण करने आया था, ठीक है, स्वैट वैली। इसके अलावा हम लोग कुछ मेजर पासेस देखेंगे, जैसे कि बोलन, खैबर, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हम लोग मैप पे देखेंगे हिमालय जो है हमारा ओवरऑल, उसके फीचर्स वगैरह के बारे में जानेंगे, ठीक है। इसके पहले मैं ये भी बताऊंगा कि जो हमारा इंडिया का ज्योग्राफिकल मैप है वो किस प्रकार से दिखता है, इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। एंड चलिए अब स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो ये बैकग्राउंड था, क्या मैं पढ़ाने वाला हूँ एक एक करके अब देख लेते हैं। तो देखिए पहला पॉइंट आपको यहाँ पे दिख रहा है कि जो हिस्ट्री होती है ना, हिस्ट्री, उसके 2 आंखें होती हैं, 2 आई होती हैं। हिस्ट्री हैज 2 आईज। एक आंख भी अगर उसमें बंद कर दिया जाए तो हिस्ट्री कंप्लीट नहीं होता। दैट इज 1 आई इज क्रोनोलॉजी और दूसरा है ज्योग्राफी। क्रोनोलॉजी और ज्योग्राफी, जब मैं क्रोनोलॉजी बोल रहा हूँ तो मेरा मतलब है टाइम पीरियड से, कि किस टाइम पे क्या हुआ हिस्ट्री में। जब मैं ज्योग्राफी बोल रहा हूँ तो मेरा मतलब है स्पेस से, कहाँ पे क्या हुआ, ठीक है। और इन दोनों में से एक को भी अगर हटा दो तो हिस्ट्री हो जाती है हमारी इनकम्प्लीट, ठीक है। तो इसलिए जरूरी है कि थॉरो आप जानो, क्रोनोलॉजी के साथ ज्योग्राफी भी। तो अगर बात करें हम इंडियन सब कॉन्टिनेंट की, तो हमारे अब अगर ज्योग्राफिकली ही चर्चा करनी है हमें, बिकॉज ये चैप्टर ही है इंडिया ज्योग्राफिकल फीचर्स एंड देयर इम्पैक्ट ऑन हिस्ट्री। तो जब हम ज्योग्राफी की बात करते हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट की, तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट को 3 मेजर रीजन्स में बांटा जा सकता है, दैट इज ऑफ हिमालयन माउंटेन्स, इंडो गंगेटिक प्लेन और साउदर्न पेनिनसुला। अब चलिए मैं आपको स्लाइड पे ले चलता हूँ, ठीक है। अब हम आ चुके हैं अपने मैप पे, इंडियन ज्योग्राफिकल मैप पे। तो देखिए दिस रीजन, द होल रीजन, ये वाला कंप्लीट रीजन जो है, ठीक है, इनफैक्ट यहाँ तक, दिस इज कॉल्ड हिमालयन रीजन। अब यहाँ पे ये गैप मत देखना, दिस इज ऑल्सो हिमालयन पार्ट, दिस इज नेपाल, ठीक है, नेपाल, एंड दिस इज भूटान, ठीक है। तो ये कंप्लीट दिस कंप्लीट रीजन इज कॉल्ड हिमालयन रीजन, ठीक है।
तो हमारे कंट्री में हिमालयन रीजन का भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट पड़ता है। इसके अलावा द नॉर्दर्न प्लेन्स, दीज आर कॉल्ड इंडो गैंगेटिक प्लेन्स, इंडो गैंगेटिक प्लेन्स, इसको नॉर्दर्न प्लेन्स भी कहते हैं या फिर इंडो गैंगेटिक प्लेन भी कहते हैं, ठीक है, जो मैंने अभी जस्ट आपको बताया था। इंडो गैंगेटिक या फिर नॉर्दर्न प्लेन, बात दोनों सेम ही है, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे ये गंगा नदी इस प्लेन को बनाती है, पूरा प्लेन ये, ठीक है। दिस इज कंप्लीट प्लेन एंड दिस इज कॉल्ड नॉर्दर्न प्लेन और द इंडो गैंगेटिक प्लेन। एंड दिस particular region is called peninsular region, southern peninsular region, ठीक है। बात समझ में आई आपको मैप पे? ये हमारे इंडियन मैप का हमारी ज्योग्राफी का ये तीनों बहुत महत्वपूर्ण अंग है, हिमालयन रीजन, इसके अलावा नॉर्दर्न प्लेन्स एंड दिस इम्पोर्टेंट वन, दिस इज साउदर्न पेनिनसुला। इसके अलावा भी कई सारी चीज़ें जैसे कि इंडियन डेजर्ट्स, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सेंट्रल हाईलैंड्स, नॉर्थ ईस्ट अगेन पार्ट है इसका हिमालयन का, यहाँ पे एक्सटेंड होता है हिमालय हमारा, बट नॉर्थ ईस्ट भी अलग एक एरिया है। एनीवे इनके बारे में भी आगे जैसे जैसे आप पढ़ते जाओगे आपको पता चल जाएगा इसके बारे में। इसके अलावा ये देखो इंडियन सब कॉन्टिनेंट जब मैं कहता हूँ तो इसमें 5 कंट्री को काउंट करना हमेशा। इंडियन सब कॉन्टिनेंट का मतलब है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात करें अगर तो इसमें 5 कंट्रियाँ हैं, दैट इज नंबर 1 इंडिया, ठीक है, ये नंबर 1 हो गया हमारा इंडिया। इसके अलावा नंबर 2 पाकिस्तान, नंबर 3 नेपाल, नंबर 4 बांग्लादेश एंड नंबर 5 इज भूटान। दीज सब मिल के, ये सारे मिल के इंडियन सब कॉन्टिनेंट बनाते हैं। दिस डू नॉट इंक्लूड श्रीलंका, इसको एक्सक्लूड करना, श्रीलंका हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट का पार्ट नहीं है, ठीक है। तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में 5 कंट्रियाँ मैंने आपको बताई, ठीक है। आगे बढ़ेंगे तो अगेन हम यहाँ पे आ चुके हैं, हमारा सब कॉन्टिनेंट जो है उसमें इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान, ये 5 कंट्रियाँ आती हैं, ठीक है। ये 5 कंट्रियाँ हमारे इसमें आती हैं। अगला पॉइंट देखते हैं। अब हम बात करेंगे हिमालयन माउंटेन्स की। जो हमारा हिमालयन माउंटेन है वो माउंटेन हमारा नॉर्थ इंडिया से स्टार्ट होता है। बेसिकली हमारे नॉर्थ इंडिया में पामीर का पठार है जो कि हमारे इंडिया से बिल्कुल नॉर्थ वेस्ट में पड़ता है, इंडिया से नॉर्थ वेस्ट में पड़ता है, वहाँ से ये स्टार्ट होता है एंड ये एक्सटेंड करता है टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट। पूरा जो पिक्चर दिखाता हूँ मैं ऐसे ये पूरा कवर करता है, ये पूरा रीजन मैं अभी दिखा दूंगा, डोंट वरी, पहले आप थ्योरी जान लो उसके बाद प्रैक्टिकल पे चलेंगे। तो ये एक्सटेंड करता है टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट और ये टोटल डिस्टेंस कवर करता है लगभग 2560 किलोमीटर। इसका जो टोटल डिस्टेंस है दिस इज 2560 अप्रोक्सीमेटली। एवरेज अगर ब्रेथ की बात करें, ये वी आर टॉकिंग अबाउट दिस डिस्टेंस, ब्रेथ चौड़ाई की बात कर रहे हैं, ये एवरेज अगर देखें तो 240 से लेकर 320 के आसपास, कहीं चौड़ी है कहीं थोड़ी कम चौड़ी है, ठीक है। सबसे ऊंचा जो पीक है वो माउंट एवरेस्ट है जो कि नेपाल में पड़ता है, माउंट एवरेस्ट, ठीक है। इसकी ऊंचाई है 8869। अब चलिए ये सारी बातें जो हमने डिस्कस की इनको हम मैप पे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। सो दिस इज द मैप। यहाँ पे देखिए पामीर का ये पठार, पामीर नॉट भी कहते हैं इसको, बिकॉज हिंदू कुश और कुलकुलिन माउंटेन्स ये सब मिल के यहाँ पे एक नॉट बनाती है जिसको पामीर का पठार कहते हैं या फिर पामीर नॉट कहते हैं, ठीक है। पामीर का पठार यहाँ पे। अब देखिए ये हमारे नॉर्थ वेस्ट में है, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में है, बिल्कुल है, जी हाँ साहब बिल्कुल है, हमारी कंट्री के नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में है। और यहाँ देखिए ये हिमालय हमारे नॉर्थ वेस्ट से स्टार्ट होके पूरा ये थॉरोली जाके नॉर्थ ईस्ट तक जाती है, नॉर्थ ईस्ट तक जाती है, ठीक है। और ये जो है एवरेज 2560 किलोमीटर के आसपास ये टोटल डिस्टेंस लगभग कवर करती है। और इसकी एवरेज जो चौड़ाई है वो ऐसा कहा जाता है कहीं ज़्यादा चौड़ी है, जैसे इस रीजन में ज़्यादा चौड़ी है, 320 से लेकर मतलब 240 से लेकर 320 के आसपास इसकी चौड़ाई है। ये देखिए ये रीजन में थोड़ी कम चौड़ी है ना, तो चौड़ाई थोड़ा सा कहीं ज़्यादा कहीं कम है, ठीक है। इसके अलावा ये नॉर्थ ईस्ट तक पहुंच रही है। सबसे ऊंचा जो एवरेस्ट है वो माउंट एवरेस्ट है, यहाँ पे देखिए ये वाला, दिस इज माउंट एवरेस्ट, यहाँ पे एवरेस्ट दिख रहा है, माउंट एवरेस्ट, दिस इज माउंट एवरेस्ट, ये पड़ता है नेपाल में, ठीक। अब हमने जो थ्योरी में देखा था उसको हमने प्रैक्टिकली देख लिया, ठीक है। पामीर का पठार, ठीक है,
हमने देखा कैसे ये पूरा थॉरोली कवर कर रही है नॉर्थ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट तक, है ना। इसके अलावा हमने माउंट एवरेस्ट देखा, इसके डिस्टेंस की चर्चा की और इसकी चौड़ाई की चर्चा की। आगे बढ़ेंगे। ये जो हमारा हिमालय है ना, ये एक नेचुरल वॉल की तरह एक्ट करता है। नेचुरल वॉल, जैसे मैंने आपको हिमालय ऐसे बताया था ना, नेचुरल वॉल की तरह एक्ट करता है। ये काफी ऊंचा ऊंचा है ना। ये नेचुरल वॉल की तरह कैसे एक्ट करता है कि जब साइबेरिया लगभग इधर है कहीं समवेयर, साइबेरियन जो एरिया है वो रसिया के आसपास है। साइबेरिया से जो सी आती कोल्ड आर्कटिक विंड आती है, इधर आर्कटिक सागर है, आर्कटिक काफी पोलर रीजन में पड़ता है, काफी ठंडी हवाएं वहां चलती हैं। तो ये हमारे कंट्री में घुसने से पहले इससे टकरा जाती है, जो हिमालयन रीजन है इससे टकरा जाती है, जिससे कि हमारा जो कोल्ड आर्कटिक विंड है, अगर ये हिमालयन नहीं होता तो हमारे कंट्री में काफी ठंडी हवाएं चलती। तो ये ठंडी हवाएं उधर ही रुक जाती है, जिससे हमारा जो नॉर्दर्न इंडिया है वो फॉर्मली वार्म रहता है, वो गर्म रहता है। ठीक है। जो साइबेरिया थ्रू सेंट्रल एशिया से जो कोल्ड आर्कटिक विंड है इधर पहुंच ही नहीं पाती, बिकॉज ये नेचुरल वॉल की तरह यहाँ पे खड़ा रहता है और इनको रोक देता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यही नहीं, जो हमारा हिमालयन रीजन है ना, वो एक्चुअली मोस्टली इनहॉस्पिटेबल रहता है विंटर्स में, बिकॉज स्नोफॉल काफी होता है, स्नोफॉल काफी ज्यादा होता है। कभी आप लद्दाख जाओ या फिर कभी आप नॉर्थ ईस्ट जाओ या फिर मोस्ट ऑफ द जो हिमालयन रीजन है विंटर्स में स्नोइंग होती है, बिकॉज हाई अल्टीट्यूड है तो ठंडा रहता है माहौल। जैसा जैसा आप ऊपर जाओगे धरती से ऊंचाई आपकी बढ़ती है, आपको पता है, तो टेम्परेचर कम होता है। टेम्परेचर कम होने की वजह से वहाँ पे विंटर्स में स्नोफॉल खूब होता है। ठीक है। तो ये मोस्टली इनहॉस्पिटेबल रहता है, बिकॉज स्नोइंग जहाँ पे होगी वहाँ पे रहना लाइफ बहुत मुश्किल हो जाती है ना। तो वो हिमालयन रीजन जो है विंटर्स में मोस्टली इनहॉस्पिटेबल रहता है। ये जो हमारा हिमालय है ना, ये हिमालय नेचुरल वॉल की तरह तो खड़ा ही है, कोल्ड आर्कटिक विंड्स को रोकता ही है, साथ में एक नेचुरल बैरियर की तरह भी है। कहने का मतलब ये है कि ये हमारे कंट्री में बहुत सारे इन्वेशन को रोकने का काम किया है इसने, लेकिन ऐसा नहीं कि कंप्लीट इसने कोई भी इन्वेशन नहीं होने दिया। इसमें कई सारी पासेस हैं। नॉर्थ वेस्ट माउंटेन्स में अगर बात करें हमारे हिमालय के, तो हिमालय के नॉर्थ वेस्ट माउंटेन के पार्ट में जैसे कि खैबर पास है, बोलन पास है, कुर्रम पास है और गोमल पास है। ये पासेस बेसिकली जो रेंजेज हैं जैसे कि हिंदू कुश, सुलेमान और किरथर जो रेंजेज है वहां से होकर गुजरती हैं। और ये पासेस के थ्रू बहुत सारे जो विदेशी थे हमारे कंट्री में आए, इन्वेशन हुआ हमारे कंट्री में। नॉट ओनली विदेशी, ट्रेडर्स भी आए, काफी अच्छा इम्पैक्ट भी रहा, काफी बुरा भी इम्पैक्ट रहा। जो आक्रमणकारी थे, जो लोग यहाँ पे आए इनफैक्ट सेटल हुए, वो थे उनमें से सब इंडो आर्यंस। ऐसा माना जाता है कि इंडो आर्यंस भी सेंट्रल एशिया से आए थे, इंडो ग्रीक्स। ठीक है। इसके अलावा पार्थियंस, सका जो थे, कुषाण भी आए थे, हुण आए थे, तुर्क्स, ये सब इन सब पासेस को यूज करके भारत पे आक्रमण इन्होंने किया, भारत में ये लोग आए थे। ठीक है। इसलिए हमारी जो कंट्री का कल्चर है काफी डाइवर्सिफाइड है, बहुत डिफरेंट लोग यहाँ पे आके सेटल भी हुए हैं। एनीवे, ये सारी बातें हमने अभी थ्योरी में देखी, अब इनको हम प्रैक्टिकल में देखते हैं मैप पे। ठीक है। चलते हैं मैप पे देखते हैं। तो देखिए, मैंने तो ये कहा कि ये नेचुरल बैरियर की तरह जो हिमालय है नेचुरल बैरियर की तरह काम करता है, लेकिन इसमें कई सारे पासेस, जैसे कि यहाँ पे देखो बोलन पास, ठीक है, यहाँ पे देखो गोमल पास, यहाँ पे देखो खैबर पास, ये सब पासेस के थ्रू, ये सब पासेस ऐसे बनी हुई थी। इन सब पासेस के थ्रू भारत में बहुत सारे लोग आए और इन्होंने यहाँ पे आक्रमण किया लोगों ने। ठीक है। ये देखो, ये इंपॉर्टेंट है, मैप पे देख लो, बोलन पास, गोमल पास, खैबर पास। ये बोलन पास जो है लगभग यहाँ पे एक सुलेमान रेंज, यहाँ से ये बोलन पास निकलता है। खैबर पास जो है यहाँ पे एक किरथुर रेंज है, किरथुर रेंज कहते हैं जिसको, ऐसे करके एक रेंज है, इससे ये निकलता है खैबर पास। ठीक है। गोमल पास यहाँ पे देखो। ठीक है। तो खैबर पास, गोमल पास, बोलन पास, ये सब कहीं ना कहीं हिंदू कुश, सुलेमान और किरथुर रेंज वगैरह से होके ये निकलते थे, और इसके वजह से यहाँ पे कई सारे आक्रमण हुए भारत में। इस सब कॉन्टिनेंट में बहुत सारे आक्रमण हुए, जैसे कि सकाज यहाँ पे आए, पार्थियंस आए, इंडो आर्यंस आए, है ना, और इसके अलावा इंडो ग्रीक्स आए, इसके अलावा कुषाण भी आए, है ना, अरब्स कई सारे आए, है ना,
तो इन लोगों ने यहाँ पे आक्रमण किया, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। इसके अलावा कुछ आक्रमण जैसे कि स्वैट वैली के द्वारा भी हुए। स्वैट मतलब होता है चौड़ा, चौड़ी जो वैली थी, चौड़ी जो वैली, स्मूथ चौड़ी वैली जो इस रीजन में फॉर्म होती है, ठीक है। इस रीजन में चौड़ी वैलियां खूब है हिमालयन रीजन में। उन वैलियों से भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट रूट निकले और जिनको कई सारे इन्वेंशनकारियों ने फॉलो किया। स्पेशली बात करें तो अलेक्जेंडर जो मकदूनिया का शासक था, या फिर इसको ही सिकंदर भी कहते हैं, इसने भारत पे आक्रमण किया था इसी रूट को फॉलो करके। तो चलो इसको भी पिक्चर में देख लेते हैं। दिस इज वन ऑफ द पिक्चर, ठीक है, जो एक स्वैट वैली है। देखो ये वैली इसको कहते हैं, दो पहाड़ों के बीच का जो ढलान वाला एरिया होता है इसको वैली कहते हैं। दिस इज वैली, ठीक है, ये वैली है, वी शेप में भी दिख रहा है, वैसे ये वैली है, स्वैट वैली है ये, ठीक है। इसको, इस रूट को फॉलो करके, रास्ते टाइप का यूज करके अलेक्जेंडर जो है वो भारत पे आक्रमण किया, ठीक है। आपको बात समझ में आई? आगे बढ़ेंगे। हम बात कर रहे थे कि आक्रमणकारी कई सारे आक्रमण करने भारत पे आए थे। तो खाली आक्रमण ही नहीं हुए, इसके अलावा कई सारे मिशनरीज भी आए भारत में, मर्चेंट्स भी आए इन सारे रूट को फॉलो करके, जो गोमल, गोमल, बोलन, कुर्रम, ये सब पास को यूज करके, ठीक है। कई सारे मिशनरी भी आए, मर्चेंट्स भी आए। इससे क्या ट्रेड हुआ और कल्चरल कॉन्टेक्स्ट जो था हमारी कंट्री का सेंट्रल एशिया के साथ स्पेसिफिकली, वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हुआ, काफ़ी ज़्यादा बढ़ा था इस पर्टिकुलर रीजन की वजह से। एंड नॉर्थ ऑफ कश्मीर की बात करें, नॉर्थ ऑफ कश्मीर में पड़ता है काराकोरम रेंज, जहाँ की सबसे ऊंची चोटी है माउंट गॉडविन आस्टिन, या फिर इसको K2 भी कहते हैं। देखो माउंट गॉडविन आस्टिन को K2 भी कहते हैं। ये पर्टिकुलर हाइट वाइज बात करें, जो भी यहाँ पे माउंटेन्स हैं हिमालयन रीजन में, तो ये नंबर 2 पे आती है। नंबर 1 पे कौन सी आती है? माउंट एवरेस्ट, जो कि कहाँ है? नेपाल में, ठीक है। नंबर 2 पे कौन सी आती है? तो माउंट गॉडविन आस्टिन, जिसको K2 भी कहते हैं। और ये किस रेंज में पड़ता है? तो ये पड़ता है काराकोरम रेंज में। अब देखो माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंची चोटी है जो कि नेपाल में पड़ती है। तो भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दिस इज कॉल्ड K2, कंफ्यूज नहीं होना। अगर बात करें हिमालय की तो माउंट एवरेस्ट होगा जो कि नेपाल में, लेकिन कहें कि भारत में कौन सी सबसे ऊंची चोटी है तो वो K2 है, दैट इज कॉल्ड माउंट गॉडविन आस्टिन। ये कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है, दिस इज इम्पोर्टेंट। तो यहाँ पे माउंट गॉडविन आस्टिन पड़ता है। इसके अलावा अगर बात करें कि काराकोरम रेंज होता कैसा है, तो वो काफ़ी ऊंचा है और वहाँ पे स्नोइंग काफ़ी ज़्यादा होती है, जिससे कि ये पूरा स्नो कवर्ड रहता है विंटर्स में। विंटर्स में पूरा ही ये रीजन स्नो कवर्ड रहता है। काराकोरम एक हाईवे है जो कि गिलगिट से होके गुजरता है और सेंट्रल एशिया को जोड़ता है ये हाईवे, ठीक है। हाईवे का मैप भी आपको दिखा दूंगा, लेकिन इससे काफ़ी लिटिल कम्युनिकेशन होता है। चलो इन सारी बातों को हम लोग मैप पे देख लेते हैं, ठीक है। चलो यहाँ पे देखते हैं हम काराकोरम, जो ये देखिए दिस इज कॉल्ड काराकोरम रेंज। ये देखिए ये लाइन जो बनी है रेड कलर की, ये जो लाइन मैं अभी हाईलाइट करता हूँ, दिस लाइन इज कॉल्ड, ये ऐसे ऐसे जो लाइन बन रही है ना, दिस इज काराकोरम रेंज। एंड ये नॉर्थ ऑफ कश्मीर वैली, समवेयर यहाँ पे कश्मीर वैली है, इसके नॉर्थ में है, ठीक है। नॉर्थ में लगभग नॉर्थ में दिखता है ना। ये काराकोरम जो रेंज है ये इनहॉस्पिटेबल रहता है जनरली, बिकॉज विंटर्स में काफ़ी ज़्यादा स्नो होती है और काफ़ी हाई भी है, ये हाइट इसकी ज़्यादा है। इसी काराकोरम रेंज में, इसी काराकोरम रेंज पे यहाँ पे आपको देखो K2 दिख रहा होगा, ये K2 देखो, ये दिस इज यहाँ पे K2 है, जिसको माउंट गॉडविन ऑस्टिन भी बोलते हैं, ठीक है। ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है। इसके अलावा अगर हम बात करें पर्टिकुलर काराकोरम हाईवे की, तो देखिए काराकोरम हाईवे मैंने आपको बताया था, है ना, कि ये गिलगिट से होकर गुजरता है। ये रहा गिलगिट, यहाँ पे ऐसे होकर ये कहीं ना कहीं सेंट्रल एशिया में जोड़ने का काम करता है। सेंट्रल एशिया, चाइना से होकर भी गुजरता है। ये स्टार्ट होता है रावलपिंडी और ये इस्लामाबाद से स्टार्ट हो जाता है, और ये ऐसे ऐसे गिलगिट होते हुए, गिलगिट जो हमारे कंट्री का पार्ट है, POK कहा जाता है इसको, पाकिस्तान ने इसको ऑक्युपाई कर रखा है इस पर्टिकुलर रीजन को, लेकिन ये है एक्चुअली भारत में ही गिलगिट,
ठीक है, आज भी हम इसको मतलब हमारा ही पार्ट है, अभिन्न अंग मानते हैं हम। तो ये क्या है, ये गिलगिट जो है, गिलगिट से होकर ये रास्ता गुजरता है, ठीक है, और ये सेंट्रल एशिया से जोड़ने का काम करता है। हालांकि यहाँ पे बहुत कम ही ट्रेड है, ट्रेड या फिर कम्युनिकेशन का है, इस रास्ते को बहुत कम यूज किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको इंडिया और सेंट्रल एशिया दिखा देना चाहता हूँ। दिस इज इंडिया, यहाँ पे इंडिया आपको दिख रहा है, ये पूरा अगर कर दो, दिस कंट्री इज इंडिया, ठीक है। इसके अलावा दिस पर्टिकुलर रीजन इज कॉल्ड सेंट्रल एशिया। इसमें क्या क्या आता है, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, ये सब मिलके सेंट्रल एशिया का पार्ट बनते हैं। ठीक है, तो इंडिया और सेंट्रल एशिया मैप पे देखा आपने। आगे बढ़ेंगे। अब अगर हम बात करें हमारे कश्मीर वैली की, कश्मीर वैली बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे धरती पे। स्वर्ग अगर कहीं है तो इसी वैली को कहते हैं, धरती पे स्वर्ग कश्मीर वैली में। क्यों? क्योंकि यहाँ की कल्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रेडिशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और नेचुरली ये इतना अच्छा लगता है। यहाँ पे कभी आपको मौका मिले तो जाना। हालांकि टेररिज्म वगैरह तमाम चीज़ें इसको ग्रसित कर रखी हैं, लेकिन फिर भी ये आज भी जन्नत है कश्मीर। ठीक है, जन्नत कहा जाता है धरती पे, ट्रेडिशन और कल्चर की वजह से। इसके अलावा नेपाल एक ऐसा देश है जो कि एक स्मॉल वैली में बसा हुआ है, पर्टिकुलर स्मॉल वैली, ये हिमालयन वैली ही है। हिमालयन वैली का एक इम्पोर्टेंट अभिन्न अंग है नेपाल एक वैली कंट्री कहते हैं, ये पूरा वैली टाइप घिरा हुआ है। ठीक है, और ये इस पर्टिकुलर कंट्री में काफ़ी सारे एक्सेस मिलते हैं हमें, एक्सेस टू द गैंगेटिक प्लेन। जो हमारा गंगा का प्लेन है, वहाँ से गंगेटिक प्लेन से कई सारे पासेस के थ्रू आप नेपाल में एंटर कर सकते हो। ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात है, आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं। अगर हम बात करें ईस्ट में, माउंटेन जो है हमारा हिमालयन माउंटेन ईस्ट में कहाँ तक एक्सटेंड करता है, तो ये ईस्ट में हिमालय जो है एक्सटेंड करता है अप टू आसाम तक जाता है। और असम में कुछ रेंजेज, पर्टिकुलर नॉर्थ ईस्ट में कुछ रेंजेज हैं, जैसे कि पटकोई, नागाई, नागालैंड में पड़ता है ये, और लुसाई रेंजेस। ये सब जो रेंजेस हैं ये पर्टिकुलर ईस्ट में पड़ती हैं। ठीक है, यहाँ पे थिक फॉरेस्ट काफ़ी ज़्यादा है, थिक फॉरेस्ट बहुत ही डेंसली जो है डेंसली फॉरेस्ट है, डेंस है यहाँ पे काफ़ी, और हेवी रेन भी होता है। इससे क्या है, फॉरेस्ट और भी घने हो जाते हैं। इस वजह से ये एरिया डिफ़िकल्ट टू क्रॉस है, और ये एरिया रिलेटिव आइसोलेशन में रहता है। चलो मैं कुछ पिक्चर दिखाता हूँ इससे रिलेटेड। तो देख लो, यहाँ पे ये जो हिमालय है हमारा असम तक आया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे देखो नागा हिल दिख रहा है, पटकाई बूम दिख रहा है हिल आपको, है ना, ये सब यहाँ के हिल्स हैं। और अगर बात करें कि जो यहाँ पे फॉरेस्ट की डेंसिटी की बात करें, तो ये देखो एक पिक्चर मैंने नॉर्थ ईस्ट के हिमालय से उठाया है। ये देखो लो कितना घना यहाँ पे ये जंगल है, फॉरेस्ट कितना घना है। इस वजह से इसमें काफ़ी क्रॉस करना इस एरिया को काफ़ी मुश्किल हो जाता है, बिकॉज काफ़ी डेंसली यहाँ पे डेंसली जो पेड़ हैं काफ़ी डेंस हैं, और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे फ्लोरा एंड फौना पाया जाता है। कल्चर इन्वायरमेंटली काफ़ी ये रिच एरिया है। ठीक है, लेकिन ये इनहॉस्पिटेबल है, बिकॉज यहाँ पे कैसे रहेगा कोई बंदा, जंगल है पूरा ये, है ना। ठीक है, तो ओवरऑल दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। मैंने हिमालय आपको समझाया पिक्चर्स के थ्रू। अगर आपको पसंद आ रही हैं क्लासेस तो डेफिनेटली लाइक करना, शेयर करना दोस्तों के साथ। मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट, इसका जो चैप्टर 1 का, जो लेसन 1 का नेक्स्ट पार्ट है, जो कि इंडो गैंगेटिक प्लेन है, उसके साथ मैं अभी आपको अगले प्रेजेंटेशन में आपको मैं वो समझाऊंगा। इन सारे क्लासेस को देखते रहने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।